हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए विज़न आईएएस का टेस्ट नंबर 1 का आज हमारा पार्ट नंबर 3 है। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लगभग 51 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का 52 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ सरोगेसी विनियमन अधिनियम जो 2021 है उससे रिलेटेड 2 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, भारत में परोपकारी और वाणिज्यिक दोनों प्रकार की सरोगेसी की अनुमति है। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि भारत में सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत परोपकारी सरोगेसी की तो अनुमति है, लेकिन वाणिज्यिक अनुमति पर प्रतिबंध है। यानी वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध है, जबकि परोपकारी सरोगेसी की अनुमति है। इसलिए कथन नंबर 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, एक महिला अपने जीवन काल में केवल एक बार सरोगेट मदर बन सकती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। सरोगेसी विनियमन अधिनियम 2021 के तहत एक महिला अपने जीवन काल में केवल एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है। इसलिए कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर है, केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में पारंपरिक धारा प्रवाह की दिशा क्या है? ऑप्शन है ए धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, ऑप्शन बी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, ऑप्शन सी यह परिपथ के प्रकार पर निर्भर करता है, और ऑप्शन डी इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विद्युत परिपथ में पारंपरिक धारा प्रवाह की दिशा होती है धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मसूर की दाल के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, भारत में मध्य प्रदेश मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग, जो कि अभी तक का हाल का न्यू डेटा है, उसके अनुसार भारत में मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, ना कि मध्य प्रदेश। इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, भारत विश्व में मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल गलत है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मसूर का उत्पादक है, जबकि विश्व में मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कनाडा। ये आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा नंबर मतलब 2 कथन भी हमारा बिल्कुल गलत है। कथन नंबर 3 है, मसूर के अधिशेष उत्पादन के कारण भारत विश्व में मसूर दाल का निबल निर्यातक है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल गलत है। भारत मसूर का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी दाल का आयात करता है। तो भारत मसूर की दाल का निर्यात नहीं बल्कि आयात करता है। तो कथन 3 भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 3, कोई भी कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए इसे, क्योंकि इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक है, और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मसूर का उत्पादक देश है, जबकि विश्व में मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है कनाडा। और भारत मसूर का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के बावजूद अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी मसूर की दाल का आयात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहे दुर्लभ भू खनिज गैलियम और जर्मेनियम के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, हाल ही में 2 दुर्लभ भूखनिज खोजे गए थे, गैलियम और जर्मेनियम। तो बताना है हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है, दोनों खनिज जस्ता अयस्कों में पाए जा सकते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। गैलियम और जर्मेनियम दोनों ही खनिज जस्ता अयस्कों में पाए जा सकते हैं। कथन नंबर 2 है, गैलियम का उपयोग अर्धचालक उपकरणों में किया जाता है, जबकि जर्मेनियम का उपयोग सौर सेल में किया जाता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। जो गैलियम भूखनिज है उसका उपयोग अर्धचालक उपकरणों के निर्माण में किया जाता है, जबकि जर्मेनियम का उपयोग सौर सेल में किया जाता है। कथन नंबर 3 है, भारत में गैलियम का कोई भंडार नहीं है, लेकिन जर्मेनियम एल्यूमिना के उप उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो ये कथन हमारा गलत है। भारत में जर्मेनियम का कोई भंडार नहीं है। भारत जर्मेनियम के लिए पूर्ण रूप से 100% आयात पर निर्भर है। भारत में जर्मेनियम का कोई भंडार नहीं है, इसलिए कथन नंबर 3 हमारा गलत है, जबकि कथन 1 और 2 हमारे सही हैं। हमारा सही आंसर होगा केवल 2 कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है स्रोत और दूसरी तरफ है अम्ल। हमें बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित है। नंबर 1 है दही। दही में होता है लैक्टिक अम्ल, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 2 है सिरका। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, ना कि मेथोनोइक अम्ल, तो ये गलत सुमेलित है। सिरके में होता है एसिटिक अम्ल। और नंबर 3 है इमली। इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इसमें से कथन 1 और 3 यानी नंबर 1 और नंबर 3 युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 युग्म ही सही सुमेलित हैं। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, जबकि सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, समसूत्री कोशिका विभाजन केवल कायिक कोशिकाओं में होता है और अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। तो ये कथन हमारा गलत है। जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है वो कायिक कोशिकाओं और जनन कोशिकाओं दोनों में होता है, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, सभी समसूत्री संतति आनुवंशिक रूप से समान होती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जीन का एक नया संयोजन प्राप्त होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कोशिका विभाजन में सभी समसूत्री संतति आनुवंशिक रूप से समान होती हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जीन का एक नया संयोजन प्राप्त होता है, इसलिए हमारा सही आंसर है केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। नंबर 1 है ऑक्सीटोसिन, नंबर 2 सेरोटोनिन, नंबर 3 एंडोर्फिन और नंबर 4 डोपामाइन। उपर्युक्त में से कितने फील गुड हार्मोन्स हैं जो मनुष्यों में अवसाद को कम करते हुए आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देते हैं? यानी इनमें से ऐसे कितने फील गुड हार्मोन्स हैं जो कि मनुष्य में अवसाद को कम करते हुए उसे आनंद की अनुभूति कराते हैं? तो हार्मोनों के एक समूह को कहते हैं फील गुड हार्मोन। फील गुड हार्मोन क्या होता है? फील गुड हार्मोन हार्मोनों का एक समूह होता है जिन्हें हैप्पी हार्मोन्स भी कहा जाता है। उनमें आते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन, एंडोर्फिन हार्मोन और डोपामाइन हार्मोन। तो जो फील गुड हार्मोन या हैप्पी हार्मोन होते हैं उनमें ऑक्सीटोसिन हार्मोन, सेरोटोनिन हार्मोन, एंडोर्फिन हार्मोन और डोपामाइन हार्मोन, ये सभी हार्मोन शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों बिल्कुल सही है। यानी फील गुड हार्मोन ये चारों ही फील गुड हार्मोन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही है।
4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। कथन नंबर 2 है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। तो ये कथन हमारा गलत है। जल की विशिष्ट ऊष्मा 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम नहीं होती है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है रेडियो कार्बन डेटिंग में सामान्यतः रेडियोधर्मी समस्थानिक C14 उपयोग किया जाता है। ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। रेडियो कार्बन डेटिंग को हम कार्बन 14 डेटिंग भी कहते हैं। यानी रेडियो कार्बन डेटिंग को कार्बन 40 डेटिंग भी कहा जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग में सामान्यतः रेडियोधर्मी समस्थानिक में C40 उपयोग किया जाता है। यानी रेडियोधर्मी समस्थानिक C40 का उपयोग रेडियो कार्बन डेटिंग में किया जाता है। इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है यह 100 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों की आयु माप सकता है। तो ये कथन हमारा गलत है। जो रेडियोधर्मी समस्थानिक C40 है उसका उपयोग अधिकतम 50,000 वर्ष पुराने जीवाश्मों की आयु को मापने के लिए किया जाता है और उसी में वो ज़्यादा लाभदायक होता है। जबकि 100 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्मों की आयु को मापने के लिए अन्य समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है। तो कथन 1 हमारा सही है, जबकि कथन 2 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कण का द्रव्यमान सबसे कम होता है। ऑप्शन है ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी अल्फा कण। इनमें से किस कण का द्रव्यमान सबसे कम होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कण का द्रव्यमान सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में 70% अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद कर सकते हैं और पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में 70% अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद कर सकते हैं और ये पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं। कथन नंबर 2 है इस रिएक्टर में उपयोग किए गए ईंधन को रिएक्टर में पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में उपयोग किए गए ईंधन को इस रिएक्टर में बार बार उपयोग किया जा सकता है। तो कथन 2 हमारा बिल्कुल गलत है। हमारा सही आंसर है कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्राइप रस्ट किस फसल का एक सामान्य रोग है। ऑप्शन है ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी आलू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गेहूं। स्ट्राइप रस्ट गेहूं का एक सामान्य रोग है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिदिन जैसे ही क्षितिज पर सूर्योदय होता है फसल प्रबंधन प्रणाली अपना कार्य करना शुरू कर देती है। खेतों में लगे मृदा सेंसर वास्तविक समय डेटा को मुख्य केंद्र तक पहुंचाने लगते हैं। एल्गोरिदम यानी कलन विधि आर्द्रता, पोषक स्तरों और मौसम पूर्वानुमान का विश्लेषण करने लगता है। स्वचालित सिंचाई प्रणालियां सक्रिय हो जाती हैं जो सटीक रूप से जल पहुंचा रही होती हैं। ड्रोन ऊपर उड़ते हैं, फसल की सेहत का मानचित्रण करने लगते हैं और कीटों का पता लगाने लगते हैं। प्रणाली उपज को अधिकतम बनाए रखते हुए और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए अनुकूलतम दशाएं सुनिश्चित करती है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया गया है। ऑप्शन है ए मशीन लर्निंग, ऑप्शन बी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क,
ऑप्शन सी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऑप्शन डी रिमोट सेंसिंग। ये जो अभी इतना वर्णन किया गया है इस पैसेज में किस टेक्नोलॉजी का वर्णन किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस पैसेज में जो वर्णन किया गया है वो किया गया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रतिदिन जैसे ही क्षितिज पर सूर्योदय होता है फसल प्रबंधन प्रणाली अपना कार्य करना शुरू कर देती है। खेतों में लगे मृदा सेंसर वास्तविक समय डेटा को मुख्य केंद्र तक पहुंचाने लगते हैं। एल्गोरिदम यानी कलन विधि आर्द्रता, पोषक स्तरों और मौसम पूर्वानुमान का विश्लेषण करने लगता है। स्वचालित सिंचाई प्रणालियां सक्रिय हो जाती हैं जो सटीक रूप से जल पहुंचा रही होती हैं। ड्रोन ऊपर उड़ते हैं, फसल की सेहत का मानचित्रण करने लगते हैं और कीटों का पता लगाने लगते हैं। प्रणाली उपज को अधिकतम बनाए रखते हुए और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए अनुकूलतम दशाएं सुनिश्चित करती है। ये परिच्छेद यानी ये पैसेज सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी का। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 है कपूर, नंबर 2 सेलुलोज, नंबर 3 आयोडीन। उपर्युक्त यौगिकों में से कितनों में ऊर्ध्वपातन अर्थात द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं होता है? यानी इनमें से किन यौगिकों में ऊर्ध्वपातन होता है? ऊर्ध्वपातन मतलब जिसमें पदार्थ द्रव अवस्था से गुजरे बिना ही सीधे ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, उस अवस्था को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, यानी उस प्रक्रिया को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। तो इनमें से कौन से वो यौगिक है जिनमें ऊर्ध्वपातन होता है? तो वो है कपूर और आयोडीन। सेलुलोज में ऊर्ध्वपातन नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा, यानी 2 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, कपूर और आयोडीन। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कपूर और आयोडीन में ऊर्ध्वपातन होता है जिनमें ये पदार्थ यानी कपूर और आयोडीन ठोस से सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है कार्बन नैनो ट्यूब को वियरेबल डिवाइस को ऊर्जा प्रदान करने हेतु कपड़ों के सूती धागों पर लेपित किया जा सकता है। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है, कार्बन नैनो ट्यूब को वियरेबल डिवाइस को ऊर्जा प्रदान करने हेतु कपड़ों के सूती धागों पर लेपित किया जा सकता है। कथन नंबर 2 है कार्बन नैनो ट्यूब कार्बन कैप्चर और भंडारण प्रौद्योगिकी में उपयोगी हो सकते हैं। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है, कार्बन नैनो ट्यूब कार्बन कैप्चर और भंडारण प्रौद्योगिकियों में उपयोगी हो सकते हैं। कथन नंबर 3 है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में कार्बन नैनो ट्यूब की सुग्राह्यता उन्हें दवा और जीन डिलीवरी में महत्वपूर्ण बनाता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में कार्बन नैनो ट्यूब की सुग्राह्यता उन्हें दवा और जीन डिलीवरी में महत्वपूर्ण बनाता है। और कथन नंबर 4 है कार्बन नैनो ट्यूब का कोई विषाक्त प्रभाव नहीं होता है जो इन्हें विभिन्न उद्योगों में सबसे अधिक मांग वाला पदार्थ बनाता है। ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है क्योंकि कार्बन नैनो ट्यूब से फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा रहता है। तो ये विषाक्त पदार्थ है, इससे फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा रहता है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1, 2 और 3 कथन हमारे बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। केवल 3 कथन हमारे बिल्कुल सही हैं जबकि चौथा कथन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है एक व्यक्ति शिथिल रेत पर खड़ा होता है और फिर उस पर लेट जाता है। वह लेटने की अपेक्षा खड़े रहने के दौरान रेत में अधिक गहराई तक चला जाता है। इसका निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? यानी पूछा गया है एक व्यक्ति रेत पर खड़ा होता है और फिर उसी रेत पर लेट जाता है, लेकिन जब वो लेटता है तो उसकी अपेक्षा जब वो खड़ा होता है खड़े होने के दौरान वो रेत में अधिक गहराई तक चला जाता है। तो उसका क्या कारण है? ऑप्शन है ए खड़े होने पर शरीर का भार कम होता है, ऑप्शन बी मानव शरीर का घनत्व रेत से कम होता है,
ऑप्शन सी, खड़े रहने के दौरान रेत पर दबाव अधिक होता है। और ऑप्शन डी, लेटने पर शरीर और रेत के बीच घर्षण अधिक होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खड़े रहने के दौरान रेत पर शरीर का दबाव अधिक होता है, इसलिए व्यक्ति खड़े रहने पर रेत में अधिक गहराई तक चला जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलक को जमने से रोकने के लिए वाहनों के रेडिएटर्स में हिमरोधी यानी एंटी फ्रीज के रूप में सामान्यतः किस कार्बन आधारित यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए एसीटोन, ऑप्शन बी ब्यूटेनॉल, ऑप्शन सी आइसोप्रोपिल अल्कोहल और ऑप्शन डी एथिलीन ग्लाइकोल। यानी शीतलक को जमने से रोकने के लिए वाहनों के रेडिएटर्स में हिमरोधी के रूप में उपयोग किया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल का। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग वाहनों के रेडिएटर्स में हिमरोधी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है भारत मालदीव द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ भारत मालदीव के बीच के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनसे संबंधित 3 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, भारत और मालदीव दोनों ही सार्क और बिम्स्टेक नामक क्षेत्रीय समूह के सदस्य हैं। तो ये कथन हमारा गलत है। भारत और मालदीव दोनों सार्क के तो सदस्य हैं, लेकिन मालदीव बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, 2018 से 2022 के बीच मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हो गई है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। 2018 से 2022 के बीच मालदीव जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 2 गुनी हो गई है। कथन नंबर 3 है, मालदीव की सबसे बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजना में से एक ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का वित्त पोषण भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। मालदीव की जो सबसे बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजना है वो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, उसका वित्त पोषण भारत के द्वारा ही किया जा रहा है। इसलिए कथन 3 भी बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा कथन 2 और 3 बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी श्योर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैवी श्योर क्या है? कथन नंबर 1 है, यह भारत का स्वदेशी रूप से विकसित पहला हेपेटाइटिस ए टीका है। ये बिल्कुल सही कथन है। हैवी श्योर भारत का स्वदेशी रूप से विकसित पहला हेपेटाइटिस ए टीका है। कथन नंबर 2 है, इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। हैवी श्योर को इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, इसके द्वारा हैवी श्योर को विकसित किया गया है। तो कथन 2 हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, यह एक एकल खुराक वाला टीका है। तो ये कथन भी हमारा गलत है। हैवी श्योर 2 खुराक वाला टीका है, ना कि एकल खुराक वाला। इसलिए कथन 3 भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर है केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गमले में रोपित पौधे को कुछ दिनों तक अत्यधिक सिंचित किया जाता है तो वह धीरे धीरे मृत हो जाता है। यानी अगर किसी गमले में रोपित पौधे को कुछ दिनों तक अत्यधिक सिंचित किया जाता है, उसे अत्यधिक जल दिया जाता है, तो वो धीरे धीरे मृत हो जाता है। उसका कारण क्या है? ऑप्शन है ए, पौधा मृदा के रोगाणु से संक्रमित हो जाता है। ऑप्शन बी, जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन सी, जड़ें पोषक तत्वों को अवशोषित करने में असमर्थ हो जाती हैं। और ऑप्शन डी, जल मृदा से वायुवीय भागों तक नहीं पहुंच पाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यदि किसी गमले में रोपित पौधों को कुछ दिनों तक अत्यधिक सिंचित किया जाता है तो धीरे धीरे वो पौधा मृत हो जाता है।
क्यों? क्योंकि जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाती है और इसीलिए वह पौधा धीरे धीरे मृत हो जाता है। क्योंकि जब किसी पौधे को अत्यधिक जल दिया जाता है तो जो उसके वायु छिद्र होते हैं उनमें जल भर जाता है, जिसके कारण जड़ों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है नैनो उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है नैनो यूरिया फसलों के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता को 80% से अधिक बढ़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता बढ़ जाती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। नैनो यूरिया फसलों के लिए नाइट्रोजन की उपलब्धता को 80% से अधिक बढ़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता बढ़ जाती है। कथन नंबर 2 है परंपरागत यूरिया प्रिल की तुलना में नैनो यूरिया का सतही क्षेत्रफल कम होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। परंपरागत यूरिया प्रिल की तुलना में जो नैनो यूरिया का सतही क्षेत्रफल होता है वो यूरिया प्रिल की तुलना में लगभग 10,000 गुना अधिक होता है, ना कि कम होता है। तो परंपरागत यूरिया प्रिल की तुलना में नैनो यूरिया का सतही क्षेत्रफल लगभग 10,000 गुना अधिक होता है, इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर है केवल कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 है 3D प्रिंटिंग, नंबर 2 क्वांटम कंप्यूटिंग, नंबर 3 खाद्य पदार्थों के संदूषण का पता लगाना। उपर्युक्त में से कितने क्षेत्रों यानी कितने फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? इनमें से किन फील्डों में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है? तो नंबर 1 है 3D प्रिंटिंग, इसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 है क्वांटम कंप्यूटिंग, इसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। और नंबर 3 है खाद्य पदार्थों के संदूषण का पता लगाना, इसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा तीनों ही क्षेत्रों में नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स क्षेत्र सर्वाधिक है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स है उसका क्षेत्र सर्वाधिक है, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 50% से अधिक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स के अंतर्गत शामिल है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। वर्तमान में कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का लगभग 55% यानी 50% से अधिक क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट्स के अंतर्गत शामिल है, इसलिए कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। और कथन 3 है वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रदत्त प्रथागत और परंपरागत वन अधिकारों को क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में मान्यता नहीं दी गई है। तो ये कथन हमारा गलत है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रदत्त प्रथागत और परंपरागत वन अधिकारों को क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट में मान्यता दी गई है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा 1 और 2 कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। केवल 2 ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत चुंबकीय बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षक होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है। तो कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है।
गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षक होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल आकर्षक और प्रतिकर्षक दोनों हो सकता है। कथन नंबर 2 है, गुरुत्वाकर्षण बल केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल द्रव्यमान और आवेश दोनों पर निर्भर करता है। तो ये कथन हमारा गलत है। गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल आवेश पर निर्भर करता है। विद्युत चुंबकीय बल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल इससे स्वतंत्र है। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि दो पिंडों के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, जबकि दो पिंडों के बीच का जो विद्युत चुंबकीय बल होता है वो दोनों पिंडों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसलिए कथन 3 भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर है केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह एक ऐसी बड़ी घटना है जिसके तहत किसी पदार्थ को प्रकाश के संपर्क में लाने पर वह इलेक्ट्रॉन अवशोषित करने लगता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है। प्रकाश विद्युत प्रभाव एक ऐसी परिघटना है जिसके तहत किसी पदार्थ को प्रकाश के संपर्क में लाने पर वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगता है, ना कि अवशोषित करने लगता है, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, सौर पैनलों में सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। सौर पैनलों में सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का उपयोग किया जाता है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। आज के लिए इतना ही। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 4th पार्ट में ये टेस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जब ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपका PDF का लिंक उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।